हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम देखने वाले हैं इंक्लाइंड प्लेन पर अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लिप कर रहा हो तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जो नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, फिसल रहे होते हैं, उनको हम अच्छे से समझेंगे। हालांकि बेसिक चीज है लेकिन आप एक बार जरूर देखिए। दूसरा, हम यहाँ पे चेन और पुली के बारे में, जो इसका टेंशन होगा इसके अंदर वो कैसे हम फाइंड करते हैं, किसी फॉर्मूले को कैसे एस्टिमेट करते हैं, एक्चुअली हम वो देखेंगे। और दूसरा, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा इस पूरे सिस्टम का, वो क्या होगा, वो कैसे हम यहाँ पर एस्टिमेट करेंगे, वो हम सोचेंगे, मतलब यहाँ पे समझेंगे। अब होता क्या है, ये बेसिक चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, तो ही हम क्या होता है, फॉर्मूला रटना हो जाता है। लेकिन क्या होता है, हमें वहां पर एक्चुअली वो चीज मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें फॉर्मूला लर्न नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, तो वहां पे हमें दूसरे पास अल्टरनेटिव ये होता है। और वैसे भी बेसिक के लिए बिल्कुल जरूरी है। पहले हम यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन के बारे में समझते हैं। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, जिसको हम कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके बेस से किसी एंगल पर यहाँ पर झुका हुआ होता है तो उसको हम बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। अब इंक्लाइंड प्लेन पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसका वेट तो नीचे की ओर होगा, तो ये रिजल्टेंट वेट क्या है, फाइनली वेट जो नीचे की ओर होता है। अब क्या होता है, यहां पर एक एंगल ऑफ रिपोज बनता है। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, जिसको हम यहां पर बोलते हैं थीटा। एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, यहां पर फिसलने से रोकता है। अगर एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू ज्यादा हो गई तो क्या होता है, ये एक फिक्स वैल्यू होती है, उससे ज्यादा होगा तो ये फिसलने लगता है। अब यहां पर देखिए, ये जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट के साथ जो एंगल थीटा बनता है जिस साइड से, वहां पर क्या होता है, हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है। तो mg का ये कॉस कंपोनेंट इधर होगा और ठीक उसके परपेंडिकुलर क्या होता है, साइन कंपोनेंट होता है। तो ये हो जाएगा आपका mg साइन थीटा होता है। mg साइन थीटा ये इधर फिसलेगा तो उसके अपोजिट एक फोर्स लगेगा यहाँ पर F, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। और दूसरा mg cos थीटा के ठीक ऊपर की ओर जो लगेगा उसको हम बोलते हैं R या N बोलते हैं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अगर होता है तो सीधे सीधे ऊपर लगता है, लेकिन अगर किसी एंगल पे लग रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R, जिसको हम कहते हैं। अब यहां पर अगर हमें A फाइंड करना हो कि ये इसका एक्सेलरेशन क्या होगा और यहाँ पर R की वैल्यू क्या होगी, तो वो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि जो R है वो तो आपको सीधे सीधे इसको बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पे जो R होता है वो तो होता है mg cos थीटा, तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, तो होता है R इक्वल टू mg cos थीटा ही होगा। लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड करूं तो कैसे फाइंड करूंगा, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो फोर्स है वो mg sin थीटा के इक्वल है, मतलब F इक्वल टू होता है यहाँ पर mg sin थीटा। लेकिन हमने पढ़ रखा है सेकेंड इक्वेशन से, आपने पढ़ रखा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो F होता है वो ma के इक्वल होता है, जहां मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो फोर्स होता है। द रेट ऑफ जिसको हम बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, उससे हम क्या करते हैं, इसको एस्टिमेट करते हैं, और ये होता है mg sin थीटा। तो ये चीज हो गई। यहां से m से m अगर मैं कैंसिल करूं तो मेरे पास एक्सेलरेशन जो होगा सिस्टम का, जो m मास का ऑब्जेक्ट है उसका हो जाएगा g sin थीटा। और यहां पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है इस थीटा पर। अगर ये थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, कहने का मतलब अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा झुकेगा तो ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, हम ये समझते ही हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा झुकाव पे रहेगा तो तेजी से गिरेगा, और कम झुकाव पे रहेगा तो धीरे से धीरे क्या होगा, खिसकेगा। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो ये तो हो गया इंक्लिन्ड प्लेन। किसके बारे में हो गया, इंक्लिन्ड प्लेन। अब आइए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है कि एक चेन और एक पुली है। एक चेन और ये जो पुली है यहाँ पर एक वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे m2 की जो वैल्यू है, m2 की जो वैल्यू है वो m1 से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो m2 है इसको नीचे खींच रहा है। अब इसको अगर ये नीचे खींच रहा है तो ये क्या होगा, यहाँ पर इस चेन में क्या होगा, यहाँ पर टेंशन क्रिएट होगा, और यहाँ पर भी चेन में टेंशन क्रिएट होगा जो इस ऑब्जेक्ट को खींचेगा। तो एक और चीज है, यहाँ पर देख लेते हैं सभी का अलग अलग कंपोनेंट, जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर m1 ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर खींचा जा रहा है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा आपका m1a। और m1a किसके बराबर होगा, ये जो t यहाँ पर खींच रहा होगा उसके बराबर होगा। तो ये हो गया आपका t। दूसरी तरफ हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या फोर्स लग रहा है और रिजल्टेंट वेट क्या है।
तो देखिए ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर इसको खींच रहा है, M2G वेट नीचे की ओर खींच रहा है, लेकिन ये जो T है इसको ऊपर की ओर खींच रहा है। अगर ये T की वैल्यू 0 हो जाए तो ये नीचे के नीचे गिर जाएगा। तो ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो नीचे की ओर वर्क कर रहा है, तभी ये नीचे आ रहा है, लेकिन T उसको उतनी तेजी से आने नहीं दे रहा है क्योंकि ये ऊपर खींच रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा इस ऑब्जेक्ट पर कितना लग रहा होगा, M2A लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, M2A। इस पर M2A फोर्स लग रहा होगा और वो होगा M2G, है ना, जो नीचे खींच रहा है। तो ये फोर्स नीचे खींच रहा है, लेकिन उसमें से T क्या हो रहा है, ऊपर माइनस जा रहा है, तो ये माइनस T हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करें, हम यहां से फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे T की वैल्यू है M1A, ये अब है यहाँ पर M1A है, तो हम करते हैं यहाँ पर M2A इक्वल टू M2G माइनस M1A। अब इस M1A को इस तरफ लेके आइए तो ये हो जाएगा M2A प्लस M1A इज इक्वल टू हो जाएगा आपका M2G बचेगा। यहां से A कॉमन ले लीजिए, यहां से अगर मैं A कॉमन ले लूंगा तो हमारे पास बचेगा M1 प्लस M2। एक्चुअली आगे पीछे लिख दिया है और कुछ नहीं। ये चीज हो गया आपका M2G। सिंपल है, यहाँ पे हमने फोर्स देख लिया। पहली बार हमने यहाँ एक फोर्स देखा और दूसरी बार हमने यहाँ एक फोर्स देखा। पहले वाले M1 ऑब्जेक्ट पर फोर्स M1A था, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पर फोर्स M2A था और दोनों को हमने बैलेंस कर रखा है। अब यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड करूं तो A इक्वल टू हो जाएगा M2G अपॉन M1 प्लस M2। और इस तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट इस टाइप से फिसल रहा है जिसमें नीचे वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू M2 है तो उसका एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। और साथ में अगर हमें ये फाइंड करना है कि पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका मतलब ये जो T है, ये जो टेंशन है ये कितना है, तो T के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर T की वैल्यू क्या है, M1A है, मतलब T की वैल्यू है आपकी M1A। तो यहाँ पे T इक्वल टू ये हो गया M1 और A की वैल्यू आपके पास है M2G अपॉन M1 प्लस M2। तो ये हो जाएगा M1 और ये हो जाएगा M2 अपॉन M1 प्लस M2 और ये जो G है इसको हम यहाँ पे बाहर लिख दें। तो इस तरीके से ये जो टेंशन होगा वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। टेंशन मतलब एक तरीके से इसको सॉल्व करना टेंशन ही होता है। तो टेंशन हमारे पास यहाँ आ गया और किस एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा होगा वो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया। तो बहुत ही सिंपल है, आप देख रहे हैं। और इस तरीके से हम और भी जो तरीके होते हैं चेन और पुली वाले वो लेके आने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो भी आप देख लीजिए। काफी टाइम हो गया मुझे वीडियो बनाए हुए, काफी लंबे समय के बाद अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, कम से कम 1 आध महीने हो चुके होंगे। तो फिर से वही प्यार दीजिए चैनल को। अगले वीडियो के लिए जय हिंद।